हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो आइए बेटा, हम लोग और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1। सॉरी गाइस, इंपॉर्टेंट। जोश में आ गया था तुम्हारे साथ गाइस, जोश में आ गया था, ये पेन गिर गया, बट ठीक है, आइएगा। जरा चालू करते हैं आज की क्लास को विद सेम इंटेंसिटी एंड सेम एनर्जी और आते हैं आज की क्लास में जहां पे हम फाइनली क्वेश्चंस करने वाले हैं कंट्रोलिंग चैप्टर से। कंट्रोलिंग चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिमेंबर दैट, बिकॉज इट इज अ वेरी लाइक इट इज नॉट अ लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, पर हाँ लास्ट में चैप्टर आता है। डोंट गेट मिस इंटरप्रेटेड बाय कि सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग आता है तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। बेटा ये लीड करता है वापस प्लानिंग फंक्शन को, तो इसलिए लास्ट नहीं है, ये लीड करता है प्लानिंग फंक्शन को, तो यू कैन नॉट कंसिडर इट एज अ लास्ट फंक्शन। ठीक है, अब एक जरूरी बात, प्लानिंग फंक्शन जो ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, कंट्रोलिंग ये बोलता है कि भैया आप प्लान्स के अकॉर्डिंग चलो, है ना, प्लान जो इसके अकॉर्डिंग चलो और प्लान्स को अपने एग्जीक्यूशंस के साथ मतलब कोरिलेट करके चलो कि जो आपने सोचा था और जो आप कर रहे हो वो दोनों सेम चीज है। ठीक है, ये हमें कंट्रोलिंग सिखाता है। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 में मेरे दोस्त क्या आता है, हम चालू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर जो कि होंगे वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर्स। तो वेरी शॉर्ट में ऑब्वियसली आपके लिए काफी आसान होगा वो चीज समझना, क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ता नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट पे बात पूछी जाती है। थोड़े से शॉर्ट आंसर्स में आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन ज्यादा दोगे तो आपको चांसेस ज्यादा है मार्क्स मिलने के, है ना। एंड व्हेन यू गो अप टू द लॉन्ग आंसर्स, वहां पे एक्सप्लेनेशन काफी ब्रीफ हो जाता है, केस स्टडीज ज्यादा बढ़ जाती हैं केस स्टडीज की लेंथ बढ़ जाती है और उसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि कहानी अच्छी डिस्क्राइब्ड होती है। और डिस्क्राइब अच्छी होती है इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो एकदम तुरंत समझ आ जाए, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल डिफाइन कि आपको आंसर कितना जल्दी समझ आता है। किसी को अगर स्टोरी पढ़कर तुरंत क्लिक नहीं होता कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है या कौन सी चीज पूछी जा रही है, कौन से टॉपिक से बात हो रही है, तो मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल फेस दीज प्रॉब्लम्स एंड यू विल वेस्ट टाइम इन द एग्जाम। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही आप तुरंत पकड़ पाते हो। जैसे कि बोलते ना खरगोश और वो टर्टल की जो रेस थी उसमें कौन ज्यादा जीतता है, कौन जल्दी जीतता है, तो आप बोलते हो भागा 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 भागा, फिर आप बोलते हो, आपको पता है कि एट द एंड वो क्या है, सेम ही डायलॉग आना है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये आपका वो आपकी कहावत है, बहुत पुराने बचपन की अपनी स्टोरी है, वो आपके बहुत पुरानी आपने वो होगी देखी होगी ना, वो भी आपने सुनी होगी, क्या नाम है, पंचतंत्र की कहानियां भी सुनी होगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी प्रिमिटिव, ओल्ड है ना। तो यही सब कहने का मतलब ये है कि भैया आपका फोकस जो होना चाहिए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर मैं कहानी अगर आपको सुनाऊं तो आपको उसका मॉरल ऑलरेडी पता होता है ना, वो बंदर और मगरमच्छ की कहानी है ना, कि भूख लग रही है मुझे और वो उसको वो बहकावे में लाने की कोशिश करता है कि उसको खाना है उसे, है ना। ऐसी कई सारी आपकी जो स्टोरीज हैं वो आपने सुनी होगी, इसका मॉरल आप जानते हैं। व्हाई? बिकॉज यू हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उस बात की कि मैं कौन हूं, मेरे नाम का मतलब क्या है। कि सर आपका नाम क्या है, मेरा नाम सानिध्य है, मेरा सानिध्य है। सर मतलब क्या होता है सानिध्य का? सानिध्य का मतलब है अंडर समवन्स गाइडेंस, किसी के गाइडेंस में, कि आप मेरे सानिध्य में रहकर, मेरे गाइडेंस में रहकर, मतलब आप मेरे सानिध्य में रहकर बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो ये मैंने कैसे समझा पाया? बिकॉज आई हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट माई सेल्फ, कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं, क्या करता हूं, ये मुझे पता है। ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए कि आधी रात को अगर आपको उठा के आपका नाम पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो अगर आप कोई टॉपिक के बारे में कोई सवाल हो तो आप कंफ्यूज ना हो, इस तरह से आपको क्लैरिटी रखनी है अपने टॉपिक्स की। समझ आया? चलिए बेटा, अपन चलते हैं अपने एक और टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा, अभी हम चालू करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स से। वेरी शॉर्ट आंसर्स से हम लोग यहां पे चालू करने वाले हैं बेटा हमारी क्लास को। सो आर यू गाइज रेडी? लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी शॉर्ट आंसर्स। स्टेट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मीनिंग देखिएगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मीनिंग देखिए। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द गिवन लाइन इज कंट्रोलिंग।
द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द गिवन लाइन इज कंट्रोलिंग, कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हाईलाइट हो रहा है इन द गिवन लाइन इज कंट्रोलिंग, कि जो इस लाइन में बोल रहा है, जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द गिवन लाइन इज कंट्रोलिंग, कि अगर कोई भी हाईलाइटेड बात हो रही है किसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, वो कंट्रोलिंग की बात कर रहा है कि यार ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये प्लान है हमारा और ये हम काम कर रहे हैं, तो ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, यहां पे ऐसा दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। हाईलाइटेड, कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, measuring deviation and taking corrective actions to achieve the predetermined goals। वही सिंपल सेम बात जो हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ते आ रहे हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या, कुछ प्लान बनाओ, प्लान से कुछ स्टैंडर्ड सेट करो कि भैया 6 करोड़ बनाना है इस साल आप लोगों को प्रॉफिट में, तो 6 करोड़ बनाने के लिए मुझे जो है उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि जो 6 करोड़ का टारगेट है मैं उसके हिसाब से परफॉर्मेंस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। तो भैया पहले स्टैंडर्ड सेट करो, फिर परफॉर्मेंस करो, परफॉर्मेंस को मेजर करो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, फिर कंपेयर करो, देखो कि भैया पॉसिबिलिटी है होने की कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए किसी रास्ते से भटक गए थे आप, डायरेक्शन प्लान से थोड़ा सा डिविएट हो गए थे, तो आप आइए समझिए प्रॉब्लम क्या थी और उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लीजिए, जिससे कि क्या हम जो गोल आपको डिफाइन किया गया है प्लान में, उस प्लान के गोल को अचीव कर सकें। प्री डिटरमाइंड मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड जो गोल है, एम है, उसको हम यहां पर पूरा कर सकें, उसकी बात कही जा रही है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी तो नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कंट्रोलिंग, कोई दिक्कत कोई परेशानी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, name the principle that a manager should consider while dealing with deviation effectively। Name the principle that manager should consider while dealing with the deviations effectively, कि deviations से deal करने के लिए effectively कौन से प्रिंसिपल लगेगा मैनेजर को, कि मैनेजर को कौन सा प्रिंसिपल लगेगा जिसको वो डीलिंग करना हो, अगर उसको डिविएशन मतलब किसी डायरेक्शन से अलग हट गया, प्लान से अलग हट गया, और उसको इफेक्टिवली अगर उसको सही ट्रैक पे लेके आना है, तो ऐसा कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। स्टेट एनी वन सिचुएशन इन विच एनी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम लूजेज इट्स इफेक्टिवनेस, कि मान लीजिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम लूजेज इट्स इफेक्टिवनेस, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल सिस्टम है अगर वो अपनी इफेक्टिवनेस बोल रहे हैं कि मतलब वो काम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, फॉर हो सकता है सेवरल रीजंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि भैया एम्प्लॉइज जो हैं वो डीमोटिवेटेड हैं, पैसा ज़्यादा लग रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं। अब बेटा इन वेरियस रीजन से हमें एक चीज़ ये समझ आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज को समझने के लिए हमारे पास कुछ सिचुएशन है। तो ऐसी कौन सी ऐसी सिचुएशन है वो पूछ रहा है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिससे हम ये समझ पाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट अ मैनेजर शुड कंसिडर व्हाइल डीलिंग विथ डेविएशंस इफेक्टिवली इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सिंपल सी बात, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से हम जो है समझ सकते हैं, कंसिडर व्हाइल डीलिंग विथ डिविएशन इफेक्टिवली, अगर इफेक्टिवली अगर आपको काम करना है तो आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। क्या है बेटा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास कई बार बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम मतलब इसे खाना भी बनाना है ना, इससे घर भी साफ करना है क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, घर में कोई भी नहीं है, मम्मी पापा ने बोला है कि तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, 1 आवर का समय है, तुम्हें जो है हम गेस्ट को घर लेके आ रहे हैं, तुम्हें घर खाना बनाना है बेटा, है ना, और घर साफ वाफ कर देना। मम्मी पापा ने सिर्फ इतनी सी बात बोली, लेकिन मम्मी पापा को ये थोड़ी पता है कि घर की कंडीशन क्या है। क्यों? क्योंकि हम 5 दिन से घर में अकेले थे, मम्मी पापा बाहर गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन, और आउट ऑफ स्टेशन से जब आ रहे थे तो भैया देखा आपने, आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे थे तो रिलेटिव्स भी आने वाले, और उन्होंने बोला 1 घंटे में तुम्हें घर साफ चाहिए, खाना भी बनाना है बेटा कुछ खाना भी बनाना है, तो खाना भी बनाना है, घर भी साफ करना है, पूरा घर, ड्राइंग रूम, जो भी कोई ट्रेसेस है किसी भी कुछ चीज के जो कि माँ बाप के कानों खबर ना हो जाए, तो उन सारे ट्रेसेस को भी छुपाना है बेटा, उन सारे ट्रेसेस को भी छुपाना है। समझदार को इशारा ही काफी है। फिर
पूरे घर की सूरत जो है ठीक करनी है, मतलब उसको अच्छे से वेल मेंटेन करना है, वेल मेंटेन WM कर देता हूँ, वेल मेंटेन करना है ना। परफ्यूम वर्फ्यूम सामान वामान खरीद के लाना पड़ेगा, अच्छा सा फ्रेगनेंस वगैरह लेके आओ, मतलब बहुत सारे काम करने हैं। और 1 घंटे वो सोच रहा है खाना 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 बनाओ, खाना बनाओ क्या, नहीं खाना तो बाद में बन जाएगा, और उनके सामने भी सफाई कर लेता हूँ, ले अरे यार वो पैकेट रखे हुए हैं, उसके बॉटलें रखी हुई हैं, छुपानी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी बाहर, पर बाहर गया तो आंटी देख लेंगी तो क्या करे, शिट, समझ नहीं आ रहा। ऐसे करते 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 बाहर से ऑन बजता है, पीप 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 पीप, आ गए घर वाले, अपने गेस्ट भी आ गए। मतलब सब चीजों को कंट्रोल करने के चक्कर में वो किसी एक भी चीज को नहीं कर पाया, सब चीजों को कंट्रोल करने के चक्कर में वो एक भी चीज नहीं कर पाया। ऐसे बहुत कम ही बेवकूफ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, वरना अपन लोग कितने स्मार्ट है कि भैया एक काम करो, पहले तो सारे बुरे ट्रेसेस हटा दो, पहले तो सारे बुरे ट्रेसेस हटा दो, फिर घर की सफाई मार दो फटाक से फटाक से। और सफाई मतलब क्या होती है, लोगों के सामने नजरों में नहीं दिख रहा ना कि कुछ खराब पड़ा हुआ है, मतलब वो सफाई हो गई। मतलब जितना भी कचरा था उसको सबको एक कोने में कर दो, बाकी पूरा घर साफ दिख रहा है, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गेस्ट की नजर में नहीं आना चाहिए कि वो सफाई नहीं हुई है, हमारे कोने में कर दो कचरा चलेगा, ठीक है। फिर खाना बनाएंगे बाद में, तो ऐसे करके सारे काम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज टोटली फाइन, दैट इज डूएबल। मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सारा काम मैं कर लूं एक साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता है कुछ भी ना कर पाओ सारा एक साथ करने के चक्कर में, क्लियर है, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। फिर आता है नेक्स्ट, स्टेट एनी वन सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन बताइए इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल सिस्टम है वो अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर देता है। क्या कर देता है बेटा, अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर देता है। स्टेट एनी वन सिचुएशन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल सिस्टम लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस, अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर देता है वो, कैसे, कंट्रोल सिस्टम लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी डिफाइंड, जब स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं किए जा सकते इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म में जब आप जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते तो भैया आपके लिए मुश्किल हो जाती है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेजर द डिविएशन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब क्या होता है कि आपने बोला था कि भैया 100 किलो मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन उसने बोला कि मैं 50,000 पाउंड्स बना रहा हूं या 5,000 पाउंड्स बना रहा हूं, 5,000 पाउंड्स बना रहा हूं या 500 पाउंड्स बना रहा हूं, चलो 500 पाउंड्स बना रहा हूं, 500 पाउंड्स, 500 पाउंड्स, पाउंड्स नहीं सॉरी एलबीएस, एलबीएस बोलते हैं ना, पाउंड्स ही बोलते हैं इसको, एलबीएस वैल्यू क्या उसकी, एलबीएस, 500 पाउंड्स बना रहा हूं। अब सर व्हाट इज 500 एलबीएस, दोनों यूनिट्स बहुत अलग हैं, या मैं बोल दूं 500 आउंसेस, 500 आउंसेस की बात करूं, अब सर क्या है कैसे क्या पता, आपने मेजर ही नहीं कर पा रहे उसको। मतलब मान लीजिए कंट्रोल सिस्टम लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म। अब भैया इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, है ना, चलो ठीक है, वो तो मैंने फिर भी यहाँ पे आपको एक मेजर दे दिया, तो आप कहीं ना कहीं से निकाल लोगे कि भैया 1 किलो में कितने एलबीएस होते हैं, है ना, तो 100 किलो में कितने एलबीएस होंगे वो बताओ, तो उससे साफ साफ निकाल लोगे, केजीज में उसको कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने 100 किलो प्रोडक्ट बनाने थे, 100 किलो का प्रोडक्ट बनाना था, लेकिन मैंने यहाँ पे ढेर लगाया हुआ है, ये ढेर बन गया पूरा अच्छा खासा बड़ा, अब कर लो मेजर, अब कर लो मेजर, पता ही नहीं है कितना है भाई, कि पता ही नहीं है कितना है, क्या करूं अब मैं, मेजर करना मुश्किल हो गया ना मेरे लिए, मेजर करना मुश्किल हो गया ना, इफेक्टिवनेस चली गई मेरी, मैं कैसे मेजर करूं, हो सकता है 100 किलो के बराबर हो सकता है 100 किलो से कम हो सकता है 100 किलो से ज्यादा भी हो, पर पता तो करना पड़ेगा ना। और जस्ट बिकॉज अज्यूम लग रहा है, अजम्पशन लग रहा है कि यार ये तो बढ़िया दिख रहा है, क्या पता है बेटा सिर्फ 60 किलो का हो, तो फिर तो हमारा तो नुकसान हो गया ना, नुकसान हो गया ना। किसी ने प्रोडक्ट बनाया, ऐसे ही दूर से दिख लिया, इतना दिख रहा है मतलब 100 किलो के बराबर होगा, तुम तो बोल दो उसको बन गया प्रोडक्ट, लेकिन जब मेजर करने गए तो भैया पता चला कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, तो मेजर ही करना तो मुश्किल है, मेजर ही करना तो मुश्किल है, उसी की तो बात चल रही है, समझ आया। इसलिए भी आपकी इफेक्टिवनेस चली जाती है अगर मेजर ना कर पाओ उसको क्वांटिटेटिव टर्म में, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट, गिव एनी 2 स्टैंडर्ड्स,
Give any two standards that can be used by a company to evaluate the performance of its finance and accounting department. Accounting department और आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना है या फिर मतलब उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है तो कौन से दो स्टैंडर्ड्स लगेंगे? सोचो ज़रा, सोचो, बताओ, देखो ज़रा, बताओ कौन सा, क्या लगता है आपको, किस टाइप के आपके दो स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, किस टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है जो कि इवैल्यूएट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं? चलिएगा ज़रा देखिएगा। हमारे लिए आता है द स्टैंडर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आर एनी टू, कोई से भी टू ले लो, इन्वेंट्रीज, लिक्विडिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और फ्लो ऑफ कैपिटल। अब सर ये क्या होती हैं चीज़ें? क्या होगा सर? व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का मतलब बेटा सामान, सामान जो कि हम मतलब सामान मतलब या सिंपल सी बात बोल दूं बिजनेस के हिसाब से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट जो हम खरीदते, सेल एंड परचेज, जो सामान हम खरीदते बेचते हैं फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, उसे कहा जाता है आपका इन्वेंट्री। कि देखो सामान तो इंसान खरीदता बेचता ही है। अब जैसे मैं ये स्क्रीन उठा के ले आया घर पे, तो भैया ये स्क्रीन उठा के ले आया मतलब क्या मैंने परचेज कर लिया क्या? मतलब मैंने क्या इसको ये मेरी इन्वेंट्री हो गई क्या? नहीं बेटा, ये इन्वेंट्री नहीं है, मैंने खरीदा बेचने के लिए नहीं है, ये तो हम लोगों ने इस्तेमाल करने के लिए लिया है। पर इन्वेंट्री का मतलब है कि गोडाउन में जो सामान रखा होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक बोलता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या? भैया हमारे पास कितना लिक्विड एसेट्स रखा है उसकी बात कर रहे हैं। क्या हमें अगर परफॉर्मेंस देखना हो तो लिक्विडिटी कितनी, पैसा कितना है मेरे पास, कैश। लिक्विडिटी बेटा क्या होता है कि जैसे कि आप बोल सकते हो लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, या करंट एसेट्स बात करें, करंट एसेट्स क्या होते हैं जो कि एक साल के अंदर, एक साल के अंदर अंदर आपके कैश में कन्वर्ट हो जाए। एक साल के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स होते हैं। और बेटा उसके एग्जांपल क्या है? बेटा कैश तो ऑलरेडी ही आपका लिक्विड है काफी, क्योंकि कैश तो कैश में क्या ही कन्वर्ट होगा, एक साल से अंदर से ही है। फिर आप बोल सकते हो सर शेयर्स, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स हो गया, है ना, ये सब क्या है? एक साल के अंदर अंदर आपके ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, टी बिल्स, ये सब क्या है? ये सब आपके लिक्विडिटी का पार्ट है। कि टी बिल्स भी है ना 90 डेज, 31 डेज, 180 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 365, 364 डेज के अंदर अंदर ये भी इनकी मैक्सिमम लिमिट होती है, मैच्योरिटी लिमिट होती है, ठीक है। ये सब क्या है बेटा? करंट एसेट्स का पार्ट है। तो लिक्विडिटी शो करता है कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। शेयर्स के अंदर 2 दिन के अंदर आपका पैसा जाता है, शेयर्स अगर बेचोगे तो 2 बिजनेस डेज के अंदर, ठीक है, 2 बिजनेस डेज के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? ऐसा खर्चा जिससे आपका एसेट इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि सर क्या? जैसे कि गवर्नमेंट करती है ना, अपन गवर्नमेंट बजट वगैरह में पढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि जैसे कि मान लो हमने मेट्रो बना दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बार बार नहीं करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बार बार खर्चा नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी बोल सकते हो जैसे कि आपने बिल्डिंग खरीद ली, है ना, बिल्डिंग खरीद ली, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोज रोज नहीं करोगे काम आप, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आ रहा है, जा रहा है, वैसी वाली बातें। तो ये सारे इसके ऑप्शंस हैं जिससे हम ये जो है कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हैं उसका परफॉर्मेंस, कि फ्लो ऑफ कैपिटल कैसा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पैसा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है क्या, कैसा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लिक्विडिटी है कि नहीं कंपनी के पास, क्या। अच्छा, लिक्विडेशन में जाना क्या होता है? एक वर्ड सुनना, लिक्विडेशन का मतलब होता है बेटा अपने एसेट्स को पीस मील पे बेच देना। पीस मील सर क्या होता है? जैसे कि थाली को जब लंच करने जाते हो, थाली ऐसी पूरी मुंह में थोड़ी डाल लेते हो, एक एक टुकड़ा तोड़ तोड़ ही खाते हो ना। पीस मील, 1 एट अ टाइम, पीस मील। तो जब कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में जाती है ना, तो क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब क्या है सर? जब कंपनी की ऐसी कंडीशन हो जब उसकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो और वो चुका ना पा रहे हो अपने कर्जे को, मतलब कर्जा इतना ज्यादा है कि चुका ना पा रहे हो, तो अपने एसेट्स को बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे अपना कर्जा चुकाते हैं।
उसे लिक्विडेशन में जाना होता है। और लिक्विडेशन का मतलब होता है कि कंपनी बंद होना चाह रही है, बंद होने की कगार पे है, लेकिन वो बंद होने के लिए क्या हो रहा है, उस पर कर्जा इतना है कि वो अपने एसेट्स को बेच रही है जिससे कि वो अपने कर्जे को कम कर सके, उसे लिक्विडेशन में जाना बोलते हैं। तो वो भी अपना ये लिक्विडिटी देखते हैं कि लिक्विडिटी अगर अच्छी है तो मतलब बोल सकते हो कि भैया आपके मतलब जैसे कि बोल सकते हो कि आपके लिक्विड एसेट्स अच्छे खासे हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी कंडीशन है कि आपके पास तुरंत इंस्टेंट कैश मिल जाएगा आपको, है ना। इन्वेंट्री कैसी, भाई कितना प्रोडक्ट बना रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, उस हिसाब से परफॉर्मेंस चेक होता है। क्लियर है, समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म is used to indicate the difference between standard performance and actual performance। actual performance में और standard performance में क्या difference है? which term is used to indicate the difference between standard performance and actual performance? जरा देखो, बहुत आसान सी बात है ये। the term indicated difference between the term indicates difference between actual performance is deviation। कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस होता है वो होता है अपना डिविएशन। डिविएशन मतलब कि स्टैंडर्ड हमारा ये था कि सीधे सीधे जाएंगे, लेकिन हमने क्या किया, परफॉर्मेंस करते करते टेढ़ा मुड़ गए इधर। तो ये क्या है, डिविएशन वाला पार्ट है कि क्यों मुड़े, बताओ क्यों डिविएट हो गए, डिफरेंट हो गए ना। एक्चुअल स्टैंडर्ड और एक्चुअल, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। अब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अलग हो गई, सॉरी एक्चुअल परफॉर्मेंस अलग हो गई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, तो उसे ही तो डिविएशन कहते हैं कि डिविएट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, अलग चले गए। क्यों चले गए, वही तो हमें निकालना है, वही डिविएशन होता है। समझ आया, इसके डिफरेंस को ही डिविएशन कहा जाता है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फॉर वेरी शॉर्ट आंसर्स। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो गाइस। आपके सानिध्य सर बहुत मेहनत करते हैं और काफ़ी सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। इवन बैक एंड पे बहुत सारे लोग आपके लिए, टेक्निकल टीम, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे हमारे एनालिस्ट होते हैं जो कि आपके लिए रिकमेंडेड एंड हाईली सजेस्टेड वीडियोस को लाने के लिए एकदम फ्री में काफ़ी मेहनत करते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्लेजर कि आप हमें भी सपोर्ट करें थ्रू आउट दिस सेशन एंड यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट कि आपको कैसी लगी वो वीडियो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमें हमारी जो नॉलेज है वो और लोगों तक पहुंच पाए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके और उनका भी एजुकेशन या लेवल, नॉलेज बढ़ सके, नॉट एजुकेशन बट नॉलेज बढ़ सके। ठीक है गाइस, सो यू कैन गेट ऑल दीज KG1 से लेकर 12 तक की वीडियोस फ्रॉम CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSC ओलंपियाड। CBSE हिंदी मीडियम के लिए अपना चैनल भी है, उसको जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। UP, बिहार, MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए भी अपने पास वीडियोज़ अवेलेबल हैं एंड ऑल दोज थिंग्स आर ऑल फॉर फ्री। तो किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के मोबाइल फ़ोन, किसी भी तरह के लैपटॉप पे जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। और आप चाहें कि आपको नोट्स की ज़रूरत है कि हम किससे पढ़ें, तो आपका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उस लिंक को प्रेस करें। हमारे ही द्वारा बनाए गए नोट्स और वो बुक्स होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं 100 में से 100 और 95+ % लाने में, क्योंकि हमें पता है आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो जो देखोगे वही लिख के आओगे, इसलिए आप इसके लिंक को प्रेस करके नोट्स एंड बुक्स को भी अवेल कर सकते हो। और आप चाहो तो हमें अलग दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि हमारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।